स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का पहला अध्याय, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। सबसे पहले हम इसके परिचय को देखते हैं। तो लोकतंत्र क्या, इसकी विशेषताएं क्या है, हम बहुत सरल परिभाषाओं से शुरुआत करेंगे। फिर उसके बाद इसमें आने वाली प्रत्येक बिंदुओं को व्यवहारिक तौर पर जानेंगे और हम ये चिन्हित करेंगे कि कौन सी सरकार लोकतांत्रिक है और कौन सी सरकार गैर लोकतांत्रिक है। साथ ही जब हम यह चिन्हित कर लेंगे तो ये हमें जानकारी हो जाएगी कि लोकतांत्रिक सरकार और गैर लोकतांत्रिक सरकार में क्या अंतर है। जब हम अध्याय के आगे बढ़ेंगे तो हम लोकतंत्र की एक व्यापक तौर पर परिभाषा को देखेंगे। उसी तरीके से ये भी हम जान जाएंगे कि आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से दुनिया के अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोकप्रिय है, क्यों है, क्यों लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं को सबसे बेहतर माना जाता है, ये हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है लोकतंत्र क्या है। तो जाहिर सी बात है कि जैसा कि आप लोगों ने परिभाषा सुना होगा कि लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासक का चुनाव जनता करती है, अर्थात जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन लोकतंत्र है। तो यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं और उन उदाहरणों के आधार पर ये तय किया जाएगा कि कौन सी सरकार लोकतांत्रिक है और कौन सी सरकार लोकतांत्रिक नहीं है। जैसे यहाँ दिया है कि कुछ सामान्य विशेषताओं को लिखें जिससे आपको पता चल जाए कि कौन सी सरकार लोकतांत्रिक है और कौन सी सरकार लोकतांत्रिक है। तो इससे पहले अगर हम बात करें लोकतांत्रिक सरकारों के बारे में, तो जैसा कि अभी आपने परिभाषा सुना, उस तरह की अगर सरकार है तो हम उसको मानेंगे कि वो सरकार लोकतांत्रिक है। अर्थात जब चुने हुए लोगों के द्वारा सरकार चल रही है तो ये माना जाएगा कि वो सरकार लोकतांत्रिक है। और इसके साथ ही लोगों को विभिन्न तरह के बुनियादी अधिकार हासिल होनी चाहिए। वहीं गैर लोकतांत्रिक सरकार जिसमें शासक का चुनाव जनता के द्वारा नहीं होते हैं और लोगों पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए होते हैं, लोगों को न तो अपने प्रतिनिधि चुनने की आज़ादी होती है, नहीं तो अभिव्यक्ति व्यक्त करने, संगठन बनाने, विरोध करने, इन सब की आज़ादी नहीं होती है। अब है कि परिभाषा की ज़रूरत क्यों। यहाँ दे रहा है कि आगे बढ़ने से पहले एक मेधावी छात्रा ने आपत्ति पर गौर किया जाए और उसे देखा जाए। जैसे वह लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस तरीके को पसंद नहीं करती और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। उसकी अध्यापिका मैटिल्डा लिंगदेव ने उनके सवालों का जवाब देना शुरू किया तो कक्षा की अन्य छात्राएं भी इस चर्चा में शामिल हो गई। जैसे सवाल मैरी का, मैडम मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगता, पहले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा किया और अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को ही हमें पहले करना था और पहले अध्याय वाली पढ़ाई क्या ऐसा ठीक नहीं होता। आपको बता दूं कि इससे पहले 2019-20 का जो एडिशन था उसमें एक अन्य पाठ भी था जिसका नाम था समकालीन विश्व में लोकतंत्र। उसमें हम ये जाने थे, अगर आप देखें तो उसमें ये मिलेगा कि आखिर क्या कारण रहा है कि पिछले 100 सालों में दुनिया के ज़्यादातर देशों में लोकतंत्र को अपनाया गया है। आधे से अधिक देशों में आज लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र का फैलाव किस तरीके से हुआ इसको भी उसमें देखा गया है। कितने उतार चढ़ाव हुए उस
लोकतंत्र को लाने में, और साथ ही साथ लोकतंत्र जब आ गया तो किस तरीके से उसको टिकाऊ बनाने में भूमिका निभानी पड़ी, ये दो देशों की कहानी के माध्यम से पहले पार्ट में दिखाया गया है, जिसमें एक है चिली और दूसरा है पोलैंड। तो चिली में लोकतांत्रिक सरकार से सैनिक तख्तापलट हुआ और पोलैंड में साम्यवादी सरकार से लोकतांत्रिक सरकार आई। तो वहाँ उसमें ये हम लोगों को बताया गया कि लोकतांत्रिक सरकार जो थी उसने क्या काम किए लोगों के लिए, और साम्यवादी सरकार जो थी वो क्या किया जिसकी वजह से लोग जो थे परेशान थे, और परेशान होकर के उन्होंने लोकतांत्रिक सरकार का रास्ता अपनाया। तो यहाँ वही सवाल है कि मैडम, पहले हम लोगों ने जिस चीज़ को पढ़ा कि पहले तो परिभाषा आनी चाहिए और उसके बाद उसके अर्थ आने चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा है। पहले हम लोगों ने कहानी को पढ़ लिया, उसकी विशेषता को जान लिया, और अब हम लोग परिभाषा की ओर आ रहे हैं। तो मैडम का जवाब है, तुम्हारी बातों में दम है, पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में भी ऐसा ही नहीं करते? क्या हम कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने से पहले इसकी परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी मानते हैं? जरा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा है? शब्दों का उपयोग करके ही हम उनका अर्थ जानते हैं। यहाँ मैडम समझा रही है कि क्या तुम बताओ कि कलम की एक परिभाषा है? कलम को हम परिभाषित करते हैं? नहीं करते हैं ना, उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बारे में हम लोगों ने नहीं सोचा है, क्योंकि कलम की परिभाषा जो है इतनी छोटी नहीं है जितना हम समझते हैं। फिर परिभाषा की ज़रूरत ही क्यों है कि जब हम केवल उसको अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं तो फिर परिभाषा की क्या ज़रूरत है? तो मैडम का जवाब है, हमें परिभाषा की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है। हमें बारिश की परिभाषा की ज़रूरत तभी होती है जब हमें बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति और सामान्य बरसात में फ़र्क करना हो। लोकतंत्र पर भी यही बात लागू होती है। हमें इसके लिए भी स्पष्ट परिभाषा की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों का शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए करते हैं। बहुत अलग अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहती हैं। मैडम ने उसको समझाया है कि देखिए, परिभाषा की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अगर हम केवल बरसात कह दें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बरसात एक ही जैसा है। हल्की बारिश हो सकती है, तेज़ बारिश हो सकती है, बादल फटने वाली भी समस्या हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में बरसात को परिभाषित करने के लिए ज़रूरी है कि बारिश क्या होती है। तो इसी तरीके से परिभाषा के माध्यम से लोकतंत्र को ये बताया जाता है। नहीं तो बहुत सी सरकारें हैं जो लोगों के अधिकारों की अनदेखी करती है, फिर भी वो खुद को लोकतांत्रिक ही कहती है। तो एक दूसरे छात्र का सवाल है जिसका नाम है रिबियांग, लेकिन हमें परिभाषा बनाने की ज़रूरत ही क्या है? एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था, लोगों के लिए, लोगों के और लोगों द्वारा चलाने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। मेघालय में है स्वयं पर राज करते हैं, इसे सभी लोग मानते हैं। हमें इसमें बदलाव करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि यहाँ वो लड़का सवाल कर रहा है कि आपने एक परिभाषा सुनाई थी अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि मेघालय में हम स्वयं पर राज करते हैं। तो सभी लोग इसे मानते भी हैं कि मेघालय हमारा हिस्सा है, हम उस पर शासन संचालित करते हैं। तो फिर इसमें बदलाव की क्या ज़रूरत है? लिंगडन मैदान का जवाब, मैं यह नहीं कहती कि इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। मुझे भी यह परिभाषा बहुत सुंदर लगती है। जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार न करें तब तक यह तय कर पाना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र ही की यही सर्वोत्तम परिभाषा है। हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि किसी बहुत नामी गिरामी आदमी ने उसके लिए बहुत कुछ अच्छा कहा है या सभी लोग उसे सही मानते हैं। यहाँ मैडम ने कहा है कि बिल्कुल सही, आपका कहना सही है, मैं नहीं मानती कि इसमें बदलाव की ज़रूरत नहीं है। कारण यह है कि ये अगर कोई बड़ा व्यक्ति या कोई आदमी कह देता है तो हम उसी चीज़ को सही नहीं मान लें। हालांकि हमको उस पर क्या करनी चाहिए, विचार करनी चाहिए। अगर उसमें चेंजिंग करनी हो तो चेंज भी करनी चाहिए। एक अन्य लड़के के सवाल है जिसका नाम है योलांगा।
मैडम क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? हमें कोई परिभाषा तलाशने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोक और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी लोक अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। यही सही अर्थ है, फिर परिभाषा की क्या ज़रूरत है? यहाँ एक लड़की ने बहुत ही अच्छी तरीके से डेमोक्रेसी को बतला दिया है कि डेमोक्रेसी जो है वो दो वर्णों से मिला है, एक है डेमोस और दूसरा है क्रेसिया। जिसमें डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन, अर्थात लोगों का शासन ही लोकतंत्र है। तो फिर परिभाषा की ज़रूरत क्या है? मैडम का जवाब, इस सवाल पर विचार करने का यह भी बहुत उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना कहूँगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हरदम उपयोगी नहीं रहता। शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से जुड़ा या बंधा नहीं रहता, समय और प्रयोग के साथ साथ इसका अर्थ बदलता भी रहता है। अब कंप्यूटर शब्द की ही ले लो। यह कंप्यूटर अर्थात गणना शब्द से बना है, जिसको बोला जाता है कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब गणना। मुश्किल गणनाओं को सरल करने के लिए बने यंत्र को कंप्यूटर कहा जाता है। दरअसल ये बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर थे, पर आज शायद ही इसे कोई इस अर्थ में कंप्यूटर का प्रयोग करता है। अब तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिज़ाइन बनाने, संगीत बनाने, सुनने और फिल्म देखने में होता है। शब्द वही रहते हैं, पर समय बीतने के साथ उनका अर्थ बदल सकता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना बहुत उपयोगी नहीं। यहाँ मैडम ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि कंप्यूटर शुरू में केवल गणना के लिए इस्तेमाल होते थे, क्योंकि एनालिटिक कंप्यूटर जब बना तो उसका इस्तेमाल केवल जोड़ने और घटाने के लिए ही होता था। बहुत बड़ी गणनाओं को वो भी नहीं कर पाता था। तो शुरू में जो कंप्यूटर बनाए गए उसके उपयोग जो थे वो केवल गणना के लिए होते थे, लेकिन अभी हम देखें तो कंप्यूटर का इस्तेमाल कई कार्यों में होता है। तो क्या हम कंप्यूटर का केवल यही अर्थ निकाल सकते हैं कि कंप्यूटर मतलब गणना ही है? ये सही नहीं होगा। मैडम आपके कहने का मतलब यह है कि इस विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा और इसकी परिभाषा गढ़नी होगी। फिर सवाल है कि मतलब आपके कहने का ये है कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, हमको इसके परिभाषा को जाननी ही होगी। तो लिंगडन मैडम ने कहा एकदम सही, इसलिए आओ यह काम कर ही डालें। तो मैडम ने अब जो है परिभाषा की ओर बच्चों को ले गई है। किस तरीके से यहाँ आपने देखा कि बच्चों को प्रश्न के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। तो ये एक तरीके से कहा जाए कि बहुत ही अच्छी तरकीब है बच्चों को किसी चीज़ को समझाने की, जिस तरीके से यहाँ मैडम ने किया है। तो बस आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इसकी एक सरल परिभाषा को देखेंगे और उसके बाद आगे की चर्चा रखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।